बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। साहित्यिक हिंदी का पेपर है जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से हल करके बताने वाले हैं। इस मॉडल पेपर में जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं, एक एक प्रश्न बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। यदि आप वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपको 95+ अंक लाने से मेरे प्यारे बच्चों कोई नहीं रोक सकता। समय 3 घंटे 15 मिनट होता है और पूर्णांक होता है 70 का। थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। इसमें प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को पेपर पढ़ने के लिए निर्धारित है। पेपर 2 खंडों में होता है। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य होता है। सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले खंड का, इसमें प्रश्न नंबर 1 का है, सदल मिश्र की रचना है भारत दुर्दशा, नासकेतोपख्यान, बेताल पचीसी, सुखसागर। तो सदल मिश्र की रचना है नासकेतोपख्यान, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत दुर्दशा भारतेंद्र हरिश्चंद्र की रचना है। बेताल पचीसी बेताल भट्ट की रचना है। और सुखसागर मुंशी सदासुख लाल की रचना है। ठीक है। इसके बाद खा है, संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, भगवत शरण उपाध्याय, वासुदेव शरण अग्रवाल, रामधारी सिंह दिनकर। तो संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक हैं मेरे प्यारे बच्चों रामधारी सिंह दिनकर। इसके बाद है गा नंबर, छायावादोत्तर गद्य काल की रचना है रत्नावली, रानी नागफनी की कहानी, विचार विमर्श, रसज्ञ रंजन। तो यहाँ पर रानी नागफनी की कहानी किसकी रचना है? इंसा अल्लाह खां की। यहाँ पर पूछा है छायावादोत्तर गद्य काल की रचना है, तो कौन सी रचना है? विचार विमर्श है। और विचार विमर्श किसकी रचना है मेरे प्यारे बच्चों? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। और रसज्ञ रंजन किसकी रचना है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 1 का घ नंबर है, बोलगा से गंगा रचना है, तो राहुल संकृत्यायन की रचना है बोलगा से गंगा। इसके बाद है अंगा, आखिरी चट्टान किस विधा की रचना है? रेखा चित्र, संस्मरण, डायरी, यात्रा वृत्तांत। तो यात्रा वृत्तांत है किसका है? मोहन राकेश का। इसके बाद 2 का है मेरे प्यारे बच्चों, कामायनी महाकाव्य के रचयिता, तो कामायनी महाकाव्य जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 2 का खा है, लोकायतन के कवि हैं निराला महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंदन पंत। तो लोकायतन के कवि हैं कौन? सुमित्रानंदन पंत। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद 2 का ग है, संसद से सड़क तक रचना है मुक्तिबोध की, धूमिल की, नागार्जुन की, हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय की, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय की। तो संसद से सड़क तक धूमिल की रचना है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों है छायावाद के कवि हैं, तो इसमें से छायावाद के कवि हैं जयशंकर प्रसाद। इसके बाद अंगा नंबर है, वीर गाथा काल के कवि हैं, तो वीर गाथा काल के कवि कौन है? चंद्रवरदाई, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 5 प्रश्न है, 2-2 अंक के। ठीक है, कुल मिला के 10 अंक। तो गद्यांश के नीचे 5 प्रश्न दिए रहेंगे, आपको गद्यांश को पढ़ करके उत्तर देना है। ठीक है, तो किसी भी गद्यांश को हल करने से पहले सबसे पहले उस गद्यांश को पढ़ते हैं। ठीक है, तो यह प्रणाम भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है। इसी दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। इसी दृढ़ चट्टान पर राष्ट्र का चिर जीवन आश्रित रहता है। इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्यों के कर्तव्य और अधिकारों का उदय होता है। जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है, उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। माता के प्रति है अनुराग और सेवाभाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है। वह एक निष्कारण धर्म है। स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम पुत्र के अधा पतन को सूचित करता है। जो जन मातृभूमि के साथ अपना संबंध जोड़ना चाहता है, उसे अपने कर्तव्यों के प्रति पहले ध्यान देना होगा। तो यहाँ पर जब भूमि शब्द दिख जाए, जन शब्द दिख जाए, राष्ट्र शब्द दिख जाए, तो समझ जाइएगा कि राष्ट्र का स्वरूप पाठ से लिया गया है। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। तो पाठ का नाम है राष्ट्र का स्वरूप और लेखक का नाम है वासुदेव शरण अग्रवाल। दूसरा क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या मेरे प्यारे बच्चों। तो व्याख्या किसकी करना है? जिसकी रेखा खींची हुई है। इसी दृढ़ चट्टान पर राष्ट्र का चिर जीवन आश्रित रहता है। इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्यों के कर्तव्य और अधिकारों का उदय होता है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों इसकी व्याख्या देखते हैं। हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। इस अंश का मतलब है कि जो लोग पृथ्वी को अपनी माँ के रूप में स्वीकार करते हैं, केवल वही लोग उसकी सभी भौतिक और प्राकृतिक संपदाओं का लाभ पाने का अधिकार रखते हैं। माँ के प्रति स्नेह और सेवा करना पुत्र का प्राकृतिक कर्तव्य होता है। यह एक ऐसा धर्म है जिसे बिना किसी स्वार्थ के निभाना चाहिए। अगर कोई पुत्र स्वार्थ के लिए अपनी माँ से प्रेम करता है
तो यह उसकी नैतिक गिरावट को दर्शाता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों तीसरा प्रश्न है, पृथ्वी के साथ किस प्रकार का संबंध रखना चाहिए। तो अभी आपने पढ़ा है पृथ्वी के साथ माता और पुत्र का संबंध रखना चाहिए। यह संबंध प्रेम, आदर और सेवा से भरा होना चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, राष्ट्र का भवन किस पर आधारित है। तो राष्ट्र का भवन उस दृढ़ भित्ति मजबूत आधार पर आधारित है जो भूमि और जन के बीच के प्रेम और समर्पण के रिश्ते से बनती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, राष्ट्र के प्रति जन का क्या कर्तव्य है। तो राष्ट्र के प्रति जन का कर्तव्य है कि वह अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम और सेवा भाव रखे, उसे अपने स्वार्थ से ऊपर रखे और उसके संरक्षण व समृद्धि के लिए कार्य करे। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अथवा करके दिया है, क्योंकि दो पूछता है एक करना रहता है आपको, ठीक है। तो भगवान बुद्ध ने मार विजय के बाद बैरागियों की पलटन खड़ी की थी। असल में मार मदन का भी नामांतर है। कैसा मधुर और मोहक साहित्य उन्होंने दिया, पर ना जाने कब यक्षों के वज्रपाणि नामक देवता इस वैराग्य प्रवण धर्म में घुसे और बोधिसत्वों के शिरोमणि बन गए। फिर व्रजयान का अपूर्व धर्म मार्ग प्रचलित हुआ। त्रिरत्नों में मदन देवता ने आसन पाया। वह एक अजीब आंधी थी। इसमें बौद्ध बह गए, शैव बह गए, शाक्त बह गए। उन दिनों श्री सुंदरी साधना तप्त प्राणम योगश्चा भोगश्चा करस्थ यो की महिमा प्रतिष्ठित हुई। काव्य और शिल्प के मोहक अशोक ने अभिचार में सहायता दी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। तो पाठ का नाम है अशोक के फूल और लेखक का नाम है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, ये अशोक के फूल पाठ से लिया गया है, इसको आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या किसकी करना है हम यहाँ बता देते हैं, थोड़ा सा मिस प्रिंट है। ठीक है, व्याख्या करना है किसकी, व्याख्या करना है ये श्री सुंदरी साधना तत्प्रणम योगश्चा भोगश्चा करस्थ यो, इसकी व्याख्या करना है आपको। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो व्याख्या लिखेंगे, बौद्ध धर्म में कालांतर में आए परिवर्तनों का उल्लेख करते हुए लेखक का कहना है कि बौद्ध धर्म में बाद में सुंदरी को भोग योग का साधन समझा गया। ठीक है, बौद्ध धर्म में कालांतर में आए परिवर्तनों का उल्लेख करते हुए लेखक कहता है कि बौद्ध धर्म में बाद में सुंदरी को योग भोग का साधन समझा गया। भगवान बुद्ध ने मार विजय के बाद क्या किया। तो यहाँ पर आप अभी पढ़े थे पैराग्राफ में, भगवान बुद्ध ने मार विजय के बाद बैरागियों की पलटन खड़ी की थी, है ना। किसकी पलटन, बैरागियों की पलटन खड़ी की थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं ना। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला है बोधिसत्व का शिरोमणि कौन बन गया। तो वज्रपाणि नामक देवता बोधिसत्वों के शिरोमणि बन गए। चलिए देख लेते हैं इसका उत्तर कहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, शिरोमणि बोधिसत्व के शिरोमणि बन गए। ठीक है, वज्रपाण नामक देवता यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है, क्या है, बोधिसत्व और अभिसार शब्दों का अर्थ लिखिए। तो बोधिसत्व का अर्थ होता है इस संसार रूपी सत्य का बोध हो गया है। ठीक है, इस संसार रूपी सत्य का बोध हो गया है। और अभिसार का अर्थ है किसका, अभिसार का अर्थ होता है टोना टोटका झाड़ फूक। ठीक है, इसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों चौथा नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भी 10 अंक का है, पद्यांश के नीचे 5 प्रश्न दिए रहते हैं। ठीक है, तो कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण में ला डाल देना उसी को, ये देना ये पवन बतला फूल सी एक बाला, मलाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। तो उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम, तो पवन दूत का पाठ से लिया गया है और लेखक का नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर पूरे पैराग्राफ में व्याख्या रेखा खींची हुई है। ठीक है, तो इसकी व्याख्या चलो देख लेते हैं। व्याख्या लिखना है आपको मेरे प्यारे बच्चों। राधा कहती है कि हे पवन, कृष्ण के घर पहुंचकर यदि कोई मुरझाया हुआ सुंदर फूल वहां पड़ा मिल जाए तो उसे प्रिय कृष्ण के चरणों में लाकर डाल देना। इस प्रकार उन्हें यह बता देना कि इसी फूल की तरह विरह में मुरझाई हुई एक तरुणी राधा आपके कमल समान कोमल चरणों को चूमना चाहती है। शायद उस मुरझाया फूल को देखकर भी उन्हें मेरी याद आ जाए। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, राधा पवन दूतिका से मुरझाए हुए पुष्प को कहाँ डाल देने के लिए कह रही है। तो राधा पवन दूतिका से कह रही है कि मुरझाए हुए पुष्प को श्री कृष्ण के चरणों में डाल देना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मुरझाए
हुए पुष्प की उपमा किससे की गई है? तो मुरझाए हुए पुष्प की उपमा राधा के मुरझाए हुए और उदास मन से की गई है। श्री कृष्ण के कमल के समान कोमल चरणों को कौन चूमना चाहता है? तो श्री कृष्ण के कमल के समान कोमल चरणों को राधा चूमना चाहती है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अथवा वाला दिया है, तो इसको भी देख लेते हैं। क्या है? बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, खग कुल कुल सा बोल रहा, किसलय का आंचल डोल रहा, लो यह लतिका भी भर लाई, मध मुकुल नवल रस गागरी। तो पहला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों पूछ रहा है उपयुक्त पद्यांश के पाठ और रचयिता का नाम। तो पाठ का नाम है गीत, ठीक है। लहर काव्य संग्रह से लिया गया है गीत। किससे लिया गया है? लहर काव्य संग्रह से गीत लिया गया है। और कवि का नाम है जयशंकर प्रसाद। इसके बाद पूछ रहा है दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या किसकी करना है? चलो इसको पढ़ लेते हैं। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। चलिए व्याख्या देखते हैं। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, रात बीत गई है, अतः मेरा जगना ही उचित है। गगन रूपी पनघट में उषा रूपी नायिका नक्षत्र रूपी घड़े को डुबो रही है, अर्थात समस्त नक्षत्र प्रभात के आगमन के कारण आकाश में लीन हो गए हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, आकाश रूपी पनघट पर कौन तारा रूपी घड़े को डुबो रहा है? तो आकाश रूपी पनघट पर उषा रूपी नायिका तारा रूपी घड़े को डुबो रही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, खग कुल कुल सा बोल रहा पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो खग कुल कुल सा बोल रहा पंक्ति में कुल शब्द 3 बार आया है। प्रथम प्रयोग में कुल का अर्थ है समूह, जबकि दूसरे एवं तीसरे प्रयोग में कुल का अर्थ है कलरव। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर है यमक अलंकार, ठीक है। कौन सा अलंकार? यमक अलंकार। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इस काव्यांश में किस समय का वर्णन है? तो इस काव्यांश में प्रातःकालीन सौंदर्य का वर्णन है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 5 का नंबर है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। अधिकतम 80 शब्द में 5 अंक मिलेंगे आपको। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों नंबर है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए। 80 शब्द में है और 5 अंक का है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र, शंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 6 नंबर है, बहादुर कहानी के आधार पर बहादुर का चरित्रण कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द में लिखना है, 5 अंक का है। अथवा पंचलाइट अथवा खून का रिश्ता कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, ये भी 80 शब्द में है। 7 नंबर है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड काव्य के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। 80 शब्द में लिखना है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग जिलों के लिए अलग अलग खंड काव्य रहता है, तो इसको आप तैयार करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे खंड खा। इसमें 8 का नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो तदा कदाचित द्वारपाल आगत्य महाराजम भोजम प्राह देव, यानी तब किसी द्वारपाल ने आकर के महाराज भोज से कहा, राजन कोपिनावशेषो लंगोटी मात्र पहने हुए एक दरिद्र विद्वान द्वार वर्तते द्वार पर खड़ा है। राजा प्रवेशा इति, राजा ने कहा उसे अंदर लाओ। ततः प्रविष्टा, तब अंदर आकर के सा कवि, उस कवि ने भोजम आलोक के माने महाराज भोज की ओर देख करके कहा, अध माने आज में मेरी दरिद्रियों नाशो माने दरिद्रता का नाश, भविष्यतीत माने हो जाएगा, ऐसा मत्वा माने मानकर, तुष्टो माने संतुष्ट होकर के, हर्षाण माने खुशी के आंसू मुमोच माने बहाए। राजा तमा आलोक के, राजा उसकी ओर देख करके प्रहमा ने कहा, कबे कवि किम रोदस इत, तुम क्यों रोते हो? तब ततः कविराह राजन, तब कवि ने कहा, राजन अकर्ण मध्य ग्रह स्थितम, मेरी घर की दशा को सुनिए। संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के भोजस्योदार्यम नामक पाठ से अवतरित है, क्योंकि संदर्भ लिखेंगे तभी आपको पूरा अंक मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। फिर अथवा वाला देख लेते हैं, संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरण सा सुनिश्चितम, संस्कृत का साहित्य सरस यानी रसपूर्ण और व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गद्य पद्य चा, इसके गद्य पद्य में लालित्य लालित्य भावबोध सामर्थ्य माने भाव के समझने की शक्ति अद्वितीय है। श्रुत मधुर चा वर्तते, और सुनने की मधुरता है। किम बहुना, क्या कहना, चरित्र निर्माणार्थ, यानी किम बहुना किम बहुना चरित्र निर्माणार्थ यादृशी सत्य प्रेरणा संस्कृत साहित्य ददाति, यानी अधिक क्या कहना, चरित्र के निर्माण में यादृशी माने जैसी सत्य प्रेरणा संस्कृत साहित्य ददाति माने देता है। ना तादृशीम किंच दन्यत, ऐसी प्रेरणा कोई भी साहित्य नहीं देता है। मूलभूताम माने मूलभूत, मानवीय गुणानाम माने मानवीय गुणों की, यादृशी माने जैसी, विवेचना माने विवेचना, संस्कृत साहित्य माने संस्कृत साहित्य में वर्तते माने है। नायत्र तादर्शी, ऐसी विवेचना किसी भी साहित्य में नहीं है। दया दान शौचम औदार्यम, दया दान पवित्रता उदारता, अनुसूया माने क्षमा कर, अनुसूया माने क्या होता है? अनुसूया माने होता है
क्रोध ना करना, है ना, क्षमा और अन्य अनेक गुण अस्य साहित्य माने इस साहित्य के अनुशीलन माने अध्ययन से सज्जायन्ते माने उत्पन्न होते हैं। ठीक है, जैसे दया, दान, पवित्रता, उदारता, क्षमा करना, क्रोध ना करना, क्षमा आदि अन्य अनेक गुण इस साहित्य के अध्ययन से उत्पन्न होते हैं। तो संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के संस्कृत भाषा है महत्तम नामक पाठ से अवतरित है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों खा नंबर है, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये भी 7 नंबर का है, 5 अंक अनुवाद के लिए और 2 अंक संदर्भ के लिए। तो परोक्षे कार्य हंतरे प्रत्यक्षे प्रिय वादिनम, ठीक है, वर्जेतो दर्शा मित्र विष कुंभम पयोमुखम। तो परोक्षे कार्य हंतारम यानी पीठ पीछे कार्य को बिगाड़ने वाले, प्रत्यक्षे प्रिय वादनम सामने मीठा बोलने वाले, मित्र को, मित्र माने मित्र को, वर्जेतम सादरसम माने उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए, विष कुंभम पयोमुखम यानी जिस प्रकार मुख पर लगे विष से भरे घड़े को छोड़ दिया जाता है, जिस प्रकार मुख पर दूध लगे विष से भरे घड़े को छोड़ दिया जाता है। यानी पीठ पीछे कार्य यानी पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाले और सामने मीठा बोलने वाले मित्र को उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए जिस प्रकार मुख पर दूध लगे विष से भरे घड़े को छोड़ दिया जाता है। संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के सुभाषित रत्नान नामक पाठ से अवतरित है। इसके बाद अथवा वाला देख लेते हैं क्या है। निंदन तो नीति नुपड़ा यदि वा स्तुवंतु लक्ष्मी समाविशत गच्छत वा यथेष्टम यानी नीति में निपुण लोग, निंदन तो नीति निपुण माने नीति में निपुण लोग निंदा करें, यदि वा स्तुति और चाहे स्तुति करें, लक्ष्मी समाविशत लक्ष्मी आए, गच्छत वा यथेष्टम अपनी इच्छा अनुसार चली जाए, अधेव वा मरम अस्तु युगांतरे वा आज ही मृत्यु हो और चाहे युगों के बाद मृत्यु हो, न्यायात पथम प्राविचलंत पदम न धीरा धैर्यवान पुरुष न्याय पथ से थोड़ा भी विचलित नहीं होते। संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के सुभाषित रत्नान नामक पाठ से अवतरित है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 9 नंबर प्रश्न है 4 अंक का। ठीक है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देना है। के न्यायात पथम पदम न प्रविचलंत धीरा न्यायात पथम पदम न प्रविचलत धीरा न्यायात पथात पदम न प्राविचलन्ति दयानंद कीदृशः प्रदीपा प्रज्वलिता दयानंद ज्ञानमय प्रदीपा प्रज्वलिता। इसके बाद अगला है प्राणी सेवा कस्य स्वभावसित, प्राणी सेवा मालवीय स्वभावसित, है ना, प्राणी सेवा मालवीय स्वभावसित। इसके बाद है रस अलंकार छंद से, कितने अंक का, 6 अंक का, 2-2 अंक का। शांत रस, करुण रस, रूपक अथवा भ्रांतिमान अलंकार, चौपाई अथवा कुंडलिया छंद। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों निबंध है, कितने नंबर का, 9 नंबर का। बेरोजगार की समस्या, भारतीय कृषक की समस्याएं, विज्ञान और आधुनिकता, देशाटन से लाभ। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 12 का है चैनम का संधि विच्छेद है, तो चे प्लस अनम होता है। इसके बाद है निश्चला का संधि विच्छेद है, तो निश्चल में निस प्लस छला होता है, क्या होता है, निस प्लस छला होता है। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय का संधि विच्छेद, तो अंता प्लस राष्ट्रीय, है ना। इसके बाद है खा नंबर, निम्नलिखित में से किसी एक का विग्रह करके समास का नाम, तो प्रतिदिनम, यहाँ पर देखेंगे प्रतिदिनम, तो इसका विग्रह करेंगे हो जाएगा दिनम दिनम, क्या हो जाएगा, दिनम दिनम। ठीक है, संस्कृत में है दिनम दिनम। इसमें कौन सा समास है, तो प्रति उपसर्ग लगा है, तो इसमें अव्ययी भाव समास है। फिर है पीत कमलम, तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, पीतम कमलम। ठीक है, पीतम कमलम, इसमें कर्मधाराय समास है। नीलकंठ, तो नीला कंठा यस सा, ऐसे लिखेंगे नीला कंठा यस सा। ठीक है, नीला कंठा यस्सा, इसमें बहुवीरी समास है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 13 नंबर प्रश्न है सड़क दुर्घटना में घायल मित्र को सांत्वना देने हेतु एक पत्र लिखिए, 8 नंबर का है। अथवा विद्यालय की वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने छोटे भाई को बधाई देते हुए एक पत्र लिखिए। इसके बाद है 14 का नंबर, इसमें क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के धातु एवं प्रत्ययों का योग स्पष्ट कीजिए। लिखा है पठित्वा, तो पठित्वा में क्या है धातु, पठ धातु है ना, और प्रत्यय क्या है, अक्त्वा प्रत्यय है। ठीक है, अक्त्वा प्रत्यय है। फिर है दत्वा, तो दत्वा में दा धातु है और अक्ता प्रत्यय है। और फिर है पठनियम, तो पठनियम में पठ धातु है और अनियर प्रत्यय है, अनियर प्रत्यय है। ठीक है, इसके बाद है अगला निम्नलिखित में से किसी एक शब्द में प्रत्यय लिखिए, तो गुणवान में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है,
अनियर प्रत्यय लगा है, गुणवान में अनियर प्रत्यय। और हसनीय और नहीं, मतुप प्रत्यय लगा है। गुणवान में कौन सा प्रत्यय है? मतुप प्रत्यय है, गुणवान में मतुप प्रत्यय। इसके बाद में हसनीय में कौन सा प्रत्यय है? तो अनियर प्रत्यय है, अनियर। इसके बाद है खा नंबर। इसमें क्या पूछ रहा है? रेखांकित पदों में से किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। 2 नंबर का है, जैसे रामेन पादेन खंजा। इसका सूत्र क्या होता है? एनांग बिकारा, है ना, एनांग बिकारा, यानी किसी अंग से विकार हो, किसी अंग में कोई समस्या हो, ठीक है, उसको कहते हैं एनांग विकारा। जैसे रमेश पादेन पैर से, खज्जा माने लंगड़ा है। तो यहाँ पर एनांग विकारा से कौन सी विभक्ति होगी मेरे प्यारे बच्चों? तृतीया विभक्ति होगी, ठीक है। इसके बाद में नमो भगवते वासुदेवा। तो जहाँ पर अब यहाँ पर देखिए, नमः शब्द दिख जाए, स्वस्थ शब्द दिख जाए, स्वधा शब्द दिख जाए, स्वाहा शब्द दिख जाए, है ना, नमः शब्द नमः, स्वस्थ, स्वधा, स्वाहा, है ना, अलम, ये शब्द दिख जाए तो समझ जाना कि वहाँ पर कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी विभक्ति है, चतुर्थी। और यहाँ पर भी स्वाहा शब्द है, देखिए यहाँ पर नमो शब्द है, ठीक है। तो यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा मेरे प्यारे बच्चों? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें, शेयर करें। धन्यवाद।